नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, संजीवनी में आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं से जुड़ी बेहद दो गंभीर बीमारियों के बारे में जो तेजी से आजकल बढ़ती जा रही है। हम बात करने वाले हैं PCOS और PCOD के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं दर्शकों कि हमारी जीवन शैली लगातार बदल रही है, खान पान में भी बदलाव देखने को मिल रहा है और अक्सर महिलाएं तनावग्रसित भी रहती हैं। ऐसे में महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत तेजी से बढ़ रही है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ही कहीं ना कहीं PCOD और PCOS की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे में आज अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम PCOS और PCOD को करीब से समझेंगे, इनके लक्षणों और इनके कारण के बारे में भी करीब से जानेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी आयुष विभाग डॉक्टर रक्षा रतूड़ी जी हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर रतूड़ी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो जिस तरह से डॉक्टर रतूड़ी, हम आजकल बहुत ये आम होता जा रहा है, PCOS और PCOD की जो बीमारी है वो बहुत महिलाओं में देखने को मिल रही है। इसके मामले तेज़ी से कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ये दोनों बीमारियां क्या हैं, इनमें समानताएं और असमानताएं क्या क्या हैं? देखिए, PCOD एंड PCOS। PCOD means polycystic ovarian disease and PCOS is polycystic ovarian syndrome। इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। PCOD का मतलब है कि जो ओवरी होती है, ओवरी का काम होता है कि हर मंथ एक एग रिलीज करना। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो मेंसेस पीरियड्स आ जाते हैं। लेकिन जब PCOD हो जाता है तो ओवरी में क्या होता है, एंड्रोजन्स जो मेल हार्मोन होते हैं, वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेल हार्मोन की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो जो ओवा होते हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं, तो छोटे छोटे फॉलिकल्स बन जाते हैं। वो फॉलिकल्स बनने का मतलब वो रप्चर नहीं होते हैं। अगर रप्चर नहीं होंगे तो फिर मेंसेस नहीं हो पाता है, तो मेंसेस इरेगुलर हो जाता है। जैसे साल में केवल 6 पीरियड ही आ रहे हैं, तो ये हो गया तुम्हारा PCOD। और जब अगर हम PCOS की बात करते हैं तो ये एडवांस स्टेज है PCOD की। अगर हम दोनों में अंतर समझें तो अगर किसी को PCOD है तो ज़रूरी नहीं है कि PCOS हो। अगर PCOS है तो ज़रूरी है कि PCOD भी होगा। यानी कि PCOD के आगे चलकर ही PCOS ये एडवांस स्टेज है, ये सिंड्रोम आ गया। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज नोन एज PCOS। तो जो इसके सिम्टम्स होते हैं PCOD के सबसे पहले स्टार्ट में इरेगुलर मेंसेज हो गया। PCOS में भी ये होता है, लेकिन PCOS में पूरा सिस्टम को ही वो इफेक्ट कर लेता है। जैसे मेटाबॉलिक सिस्टम हो गया, लिपिड का मेटाबॉलिज्म हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, तो ये PCOS हो गया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मिलती जुलती बीमारी है, लेकिन कहीं ना कहीं PCOS है वो उसका और एडवांस स्टेज है। PCOS एडवांस स्टेज होगी PCOD के। अब लक्षणों की बात करते हैं मैम। PCOD में क्या लक्षण आते हैं, फिर PCOS की भी बात करेंगे। लेकिन जैसे PCOD जो शुरुआत है सिस्ट्स बनने की, कहीं ना कहीं फॉलिकल्स बनने की, तो उसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे पता लगे हमको कि बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, हमारी ओवरीज अच्छे से काम नहीं कर रही? तो पहले PCOD के आप लक्षण बताएं। देखिए, जो PCOD होता है, ये इसका जो पीरियड होता है वो चाइल्ड बियरिंग रिप्रोडक्टिव एज में ये होता है, लगभग 15 to 35 या 15 to 44 ईयर्स तक। इसमें सबसे पहले आपकी मेंसेज इरेगुलर होने लग जाती है। जब मेंसेज आ रही है, कभी नहीं आ रही है, कभी स्कैंटी हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये पहला प्राइमरी सिम्टम है इसका। फिर धीरे धीरे वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। वेट गेन स्टार्ट होने के बाद उसके बाद हल्के हल्के बाल आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मेल हार्मोन बढ़ जाता है, तो चिन पे, चेस्ट पे, चीक्स पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपका मेंसेज इरेगुलर होने लग गया तो ये ऐसा भी होता है कि जैसे मीनार्च का मतलब होता है जब फर्स्ट मेंसेज स्टार्ट होता है, उसके बाद भी अगर आपका इरेगुलर हो गया है पीरियड, तो आपको तुरंत कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि कहीं PCOD की शुरुआत तो नहीं है ये। और जब PCOS में PCOD तब्दील होता है तब सिम्टम्स में क्या तब्दीली होती है? PCOS है एडवांस स्टेज। इसमें क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो ये सिम्टम्स तो रहते ही हैं उसमें, जैसे मेंसेस इरेगुलर होता है,
या ओबेसिटी हो जाती है, डायबिटीज़ भी हो जाती है, फिर कार्डियक सिम्टम्स भी आ जाते हैं। और इसमें तो ओव्यूलेशन होता है, पीसीओडी में ओव्यूलेशन होता है पर इमेच्योर फॉलिकल्स बनते हैं। इसमें कभी कभी क्या होता है कि ओव्यूलेशन ही नहीं होता है। तो जो ये वाला पीसीओडी होता है, पीसीओडी जैसे लाइफ मैनेजमेंट की डिजीज़ है, वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये मैनेज हो जाती है पीसीओडी, उसको लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करना पड़ता है। हार्मोनल थेरेपी भी लेनी पड़ सकती है पीसीओएस में। पहले की अगर बात की जाए मैम, तो देखते थे कि बीमारी ज़्यादा उम्र की महिलाओं में देखने को मिलती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत सुनने को पीसीओएस और पीसीओडी हो गया है, और कम उम्र की महिलाओं में, बच्चियों में, किशोरियों में देखने को इसके मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो क्या कारण आप इसको मानती हैं, और कौन सी एज से कहीं ना कहीं ये खतरा शुरू हो जाता है? क्योंकि जब फर्टिलिटी या प्यूबर्टी शुरू होती है तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोचते ही नहीं कि बच्चों में ये चीज़ भी हो सकती है। तो कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और कारण आप क्या मानती हैं? देखो, सबसे पहले मैंने अभी बताया कि जब मेंसेस स्टार्ट होता है, जिसे हम मेनार्ज कहते हैं, और आजकल मेंसेस जो प्यूबर्टी की एज है वो भी चेंज हो गई है। पहले हम टीन एज कहते थे कि 13 से शुरू हो रही है, अब आपने देखा होगा कि प्रिकॉशियस प्यूबर्टी भी हो जाती है, जैसे 8 साल में ये मेंसेस हो रहा है, या आपने भी देखा होगा छोटी बच्चियों में आजकल कि ये केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसमें जो प्यूबर्टी के आजकल की गर्ल्स का क्या है, सेडेंटरी हैबिट्स, और दूसरा क्या है कि उनकी डाइटरी हैबिट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड मीठी चीज़ें, वो जैसे चॉकलेट ले रही हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रही हैं, और मोबाइल, उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है। और आजकल गर्ल्स जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज में कार्य कर रही हैं, तो पूरी रात उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक की गड़बड़ हो गई है, पूरी रात वो जगी हुई हैं, मॉर्निंग में वो सो रही हैं। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो जाता है, और जब स्ट्रेस होता है तो आपका कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है, ये अगेन रिप्रोडक्टिव हार्मोन को क्या कर जाता है, इम्बैलेंस कर देता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर फैमिलियल टेंडेंसी भी है। अगर आपके परिवार में आपकी सिस्टर है, आपकी मदर, नानी, उस समय तो पता नहीं चलता था, अगर है तो तब भी आपके चांसेस है। और इसका देखो, जैसे रूरल एरियाज़ में ये कम है, इसका 5 to 10%, अर्बन एरियाज़ में है ये 10 to 22%, मतलब डायरेक्ट ये लाइफ रिलेटेड डिजीज है। तो इतना डिफरेंस इसीलिए क्योंकि सेडेंटरी हैबिट में, जी, अर्बन एरियाज़ में हम सेडेंटरी हैबिट, अभी आपने फ़ोन किया, आपका खाना आ गया, आपको इधर उधर भी नहीं जाना पड़ा, तो रूरल एरियाज़ में ये कम है। और दूसरी बात क्या है कि जो एशियन कंट्रीज़ है, जैसे बांग्लादेश है, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमारा जो जेनेटिक कैरेक्टर है, हम प्रोन है डायबिटिक। तो कभी कभी हम ये कहते हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कि ओबेसिटी होती है इसमें, तो पतली महिलाओं में भी पीसीओडी होता है। ये नहीं है कि अगर वो पतली हैं, उनका वेट नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनमें। तो ये भी कारण है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं इसमें कि किस में होगा, कैसे नहीं होगा। लेकिन जो सेडेंटरी हैबिट है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आपसे जानना चाहेंगे, जब कोई बच्चे आपके पास या महिलाएं आपके पास आती हैं और कहीं ना कहीं अंदेशा होता है कि पीसीओडी है या पीसीओएस है, तो शुरुआती जांच या टेस्ट क्या करवाए जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाता है कि बिल्कुल यही समस्या है? देखो, सबसे पहले तो वो इरेगुलर मेंसेस के लिए आते हैं हमारे पास, और अगर हम उनका अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें ओवरी में पूरे बीड अपीयरेंस में रहते हैं फॉलिकल्स, जिसको हम सिस्ट कहते हैं। पॉली का मतलब बहुत सारी सिस्ट बनी हुई हैं, क्योंकि ओवर रप्चर नहीं हुए हैं तो वो सिस्ट बन गई हैं। तो उससे अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि ये पीसीओडी का केस है। अदरवाइज इनके जो सिम्टम्स रहते हैं, जैसे ओबेसिटी है, या मैंने अभी बताया हिर्सुटिज्म जिसको हम कहते हैं, बाल आ रहे हैं, फटीग हो रहा है, बहुत थकान लग रही है, लड़की काम नहीं कर पा रही है, तो पता चल जाता है कि ये पीसीओडी का केस है। और कम से कम कितनी उम्र की लड़कियों में आजकल ये देखने को मिल रहा है? तो जैसे ही मेंसेस, ये भी हमने तो ये भी देखा कि जैसे मेंसेस स्टार्ट हुई 11 साल में और 14 ईयर्स की लड़की में पीसीओडी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब आफ्टर 25 या 21 या आफ्टर टीन एज होगी, ये मेनार्ज के बाद कभी भी हो जा रही है, 15 to 44 ईयर्स तक कभी भी हो सकती है। बिल्कुल। पीसीओएस और पीसीओडी की जो समस्या है, गर्भ धारण करने में कितनी तकलीफ या कितनी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है इस बीमारी के चलते, और कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर एक बार ये बीमारी आपको लग जाए और किसी को कंसीव करना हो, तो क्या कुछ चैलेंजेस सामने आते हैं? देखो, ये मेजर कॉज है इनफर्टिलिटी का, लेकिन पीसीओडी जैसे मैंने बताया कि ये इनिशियल स्टेज में अगर आप चले गए, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर दिया, आपने अपनी डाइट रेगुलेट कर दी, योगा प्राणायाम जो भी आप कर रहे हैं सब
आप कर रहे हैं तो ये रिवर्सिबल है, इसमें फिर कंसेप्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ये PCOS होता है, कभी कभी क्या होता है कि किसी महिला को था 15-16 ईयर्स में, लेकिन वो नहीं उसने केयर की, जब आफ्टर मैरिज 1 साल हो गया 2 साल हो गया कंसीव नहीं कर पाई, तो तब पता चलता है कि ये PCOS हो गया है, ये एडवांस स्टेज हो गई है PCOD की। तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म में मैनेजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपको PCOD हो गया PCOS हो गया तो आप बिल्कुल मां नहीं बन सकती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपर डाइट मैनेजमेंट आप कर सकती हैं, आप अपना एक्सरसाइज कर सकती हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं दवाइयों से और चिकित्सा अच्छी डॉक्टर पे जाकर और ट्रीटमेंट प्रॉपर लेकर 50% आपके हाथ में जी कि 50% आप किस तरह से डाइट ले रही हैं या स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर रही हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल, हम डाइट और दवाइयों पर भी आएंगे। स्ट्रेस की आपने हम यहाँ पर बात की, नींद की भी बात कर लेते हैं। नींद कितनी ज़रूरी है, या नींद से ये बीमारी का कोई संबंध है? क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, खाना तो हम जानते ही हैं कि किस तरह का खान पान हो गया, लेकिन नींद और कम सोना और स्ट्रेस में रहना, ये कितना अफेक्ट करता है इस बीमारी में? देखो, ये नींद जो है ये नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और ये हम देखते हैं कि अगर मटेरियलिस्टिक, अगर कोई मशीन लगातार कार्य कर ही रही है और वो आप रेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? अल्टीमेटली मशीन, इंजन खराब हो जाएगा। तो यही सिचुएशन हमारे साथ भी होती है कि अगर हम नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, 6 आवर्स 7 आवर्स नींद नहीं ले रहे हैं, तो क्या होता है कि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, कोर्टिसोल का लेवल बढ़ गया। जब कोर्टिसोल का लेवल बढ़ गया तो हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम को ये वो अल्टर कर लेता है। फिर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स अल्टर हो गए, मेल हार्मोन बढ़ गए, फीमेल हार्मोन कम हो गए, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है PCOD पर, नींद का। बिल्कुल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की आपने बात की, पानी की बात भी यहाँ पर कर लेते हैं। आजकल कई हम देखते हैं बच्चे जो होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, पानी को इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, नहीं पीते हैं पूरे दिन में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, नहीं इनटेक होता है, तो वो भी क्या हमारे शरीर में, और स्पेशली अगर हम ओवरीज की बात करें, तो वहाँ पर क्या कोई दिक्कत पैदा हो सकती है इस चीज़ से? देखो, अगर आप जो अभी हमने बात की कि किस तरह से हम खाना ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं, उसमें प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, तो आपको वाटर का इंटेक भी उतना ही ज़्यादा चाहिए। लेकिन हम केयर नहीं करते, क्योंकि इतने आलसी हो गए हैं कि आ रहा है वहीं पे पिज़्ज़ा बर्गर खाया, बस टिश्यू पेपर से हाथ धो दिए, सो गए, फिर दोबारा फिर ऑर्डर कर दिया। तो वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डाइजेशन के लिए। अगर वाटर का इंटेक ही नहीं है तो क्या होगा? फिर आपकी फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फैट डिपॉजिट होने लगेगा आपकी बॉडी में, तो जो आपकी ओबेसिटी बढ़ जाती है। अगर आपका वाटर इंटेक कम है तो आपकी ओबेसिटी बढ़ेगी, और ओबेसिटी हमेशा क्या होता है? रूट कॉज होती है बहुत सारे डिजीजेस का। बिल्कुल। अब होम्योपैथी की यहाँ पर बात करते हैं, तो क्या होम्योपैथी के जरिए इसमें मदद मिलती है ट्रीटमेंट में? क्या पॉसिबल है रिवर्स करना? क्या कुछ होम्योपैथी के जरिए PCOS और PCOD के मरीजों को राहत मिलती है? देखो, अगर हमारे पास PCOD के पेशेंट, जैसे व्यक्तिगत तौर से मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि मेरे 99% लड़कियाँ क्योर हुई हैं PCOD की। पर ऐसा नहीं कि अगर दे आर टेकिंग मेडिसिन बट दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। उनको डाइट मैनेजमेंट भी करना है, उनको हम बताते हैं कि आपको डाइट में क्या लेना है, आपको कब सोना है, एक्सरसाइज कितनी करनी है, और मोबाइल का इस्तेमाल कितना करना है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आजकल लड़कियों को पता ही नहीं चलता मोबाइल का इस्तेमाल में कब 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। तो ये भी कि मेडिसिन के साथ साथ आपको ये सब भी मैनेज करना पड़ेगा। तो रोल होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती हैं वो सिम्टम्स बेसिस नहीं होती, वो डिजीज़ को क्योर नहीं करती हैं, वो रूट कॉज पे करती हैं। ये होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, मतलब हम पेशेंट एज ए होल को ट्रीट करती है ये मेडिसिन। तो जो हमारी बॉडी में जो नेचुरल वाइटल फोर्स है कहीं ना कहीं वो ऑल्टर हुआ है, तो उसको रेगुलेट करती हैं ये दवाइयाँ। अगर हार्मोनल बैलेंस रेगुलेट हो गया तो क्या होगा? फिर तो आपकी ओवरी भी अच्छा काम करेंगी, फीमेल हार्मोन्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल बैलेंस रहेगा सबका, ओबेसिटी आपकी हट जाएगी। तो हम ये नहीं करते हैं कि ओबेसिटी के लिए हम अलग दवाई दे रहे हैं, फिर इंसोम्निया के लिए अलग दे रहे हैं। इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे मेडिसिन दे करके वो धीरे धीरे पेशेंट को ठीक कर देती है।
तो क्या कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं और जो उपचार होता है उसमें लगभग कितना समय लगता है रिवर्स के लिए? जैसे आपने बताया कि 99% जो पेशेंट आपके पास आए हैं उनका ठीक हो गया है, तो कितना समय लगभग लगता है और कौन कौन सी दवाइयाँ महत्वपूर्ण होती हैं? देखो, बहुत सारी मेडिसिन है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये होम्योपैथी में ये मेडिसिन नहीं है कि अगर आपको भी पीसीओडी है या मुझे भी है तो आपकी मेडिसिन अलग होगी, मेरी अलग होगी। तो ऐसा नहीं कि जो मेडिसिन मैं बता रही हूँ तो आप बिना एडवाइस के, बिना डॉक्टर को कंसल्ट करे हुए आप लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे ग्रेफाइटिस है, पल्सेटिला है, कैलकेरिया कार्ब है, आर्सेनिक है, कॉफिया है, पैसिफ्लोरा है, बहुत सारी मेडिसिन है जो इसके लिए पीसीओडी और पीसीओएस में काम आती हैं। पर फिर वही है कि अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप ले रही हैं तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि ये लाइफ मैनेजमेंट की डिजीज़ है। ये डिजीज़ नहीं है अगर देखा जाए पीसीओडी, ये तो आपने खुद क्रिएट की है ये अपनी आदतों के कारण। और अगर आप समय से आपकी अवेयरनेस होती है कि नहीं ये तो गलत कर रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मेरी टाइमिंग नहीं है, या मैं हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, तो आप खुद भी ठीक हो जाते हो पीसीओडी में। अगर आप मेडिसिन पे, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, लेकिन आप एक्सरसाइज कर रही हैं। एक्सरसाइज ये नहीं कि बहुत धीरे 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 चल रही हैं, कार्डियो एक्सरसाइज, आपको पसीना आना चाहिए, आपकी पल्स रेट 100-110 तक होनी चाहिए। तो एटलीस्ट हाफ एन आवर आप अर्ली मॉर्निंग, शाम को ये ज़रूर कीजिएगा ना एक्सरसाइज। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पीसीओडी। अब पीसीओएस तो एडवांस स्टेज है, इसमें ये लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। आपको डायबिटीज़ हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी हो गई, आपको कार्डियक प्रॉब्लम से भी आ सकती हैं, आपको ओवा नहीं बन रहे हैं, बन ही नहीं रहे हैं, रिलीज होना अलग बात है। तो इसमें हमें बहुत लॉन्ग टर्म का मैनेजमेंट करना पड़ता है। बिल्कुल। और लगभग कितना समय लगता है इसमें 3 मंथ्स? अगर पीसीओडी अगर है, अगर प्रॉपर डाइट है, प्रॉपर सब कुछ है, तो इसमें 3 मंथ्स का लगभग समय लगता है। ये पेशेंट पे डिपेंड करता है कि ये आगे भी 4 to 5 मंथ्स भी लग सकते हैं, लेकिन जो एवरेज है वो 3 मंथ्स तक लगता है। आपने डाइट की बात भी करी, तो डाइट की बात यहाँ पर कर लेते हैं कि किस तरह से महिलाओं को अपना रूटीन फिक्स करना चाहिए, खान पान में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको पीसीओएस और पीसीओडी है, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें? सबसे पहली बात है कि जो हमारी बैलेंस डाइट है, जो बताया गया है, दाल चावल सब्जी रोटी सैलेड, ये सब चीज़ें आपको लेनी है। ये नहीं करना है कि आजकल के बच्चे नहीं करते कि हमें ये नहीं खाना, हरी सब्जियां नहीं खानी, लौकी तो रही तो बिल्कुल भी नहीं खानी है। और उसमें फैट का इंटेक कम होना चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी आपको पहले ही है। और खाने के बीच थोड़ा थोड़ा मील लें, एक ही बार में बहुत सारा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा 3-4 घंटे के गैप पे आप हल्का हल्का लाइट मील लें। तो उससे क्या होगा कि आपकी ओबेसिटी कंट्रोल में आ जाएगी। अगर ओबेसिटी कंट्रोल में आ गई तो हार्मोनल रेगुलेशन धीरे धीरे हो जाएगा। तो डाइट में ये नट्स लें आप, चिया सीड्स आती हैं इस तरह के जिनमें ओमेगा 3 रहती हैं, तो ये ज़रूर, जैसे ये है वॉलनट है, अगर आपके पास ये भी नहीं तो मूंगफली आप ले सकते हो अगर नहीं ले पा रहे हैं। तो इस तरह का जो खाना है वो बहुत ज़रूरी है। और 2-3 लीटर वाटर का इंटेक ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल। इंसुलिन रेजिस्टेंस की आपने यहाँ पर बात करी, तो क्या मीठा भी कम लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इम्बैलेंस तो बन ही रहा है शरीर के अंदर? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे हम पिज़्ज़ा बर्गर ले रहे हैं तो अल्टीमेटली किस में चेंज हो रहा है? ग्लूकोज में चेंज हो रहा है। तो अगर आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है तो आपको शुगर बिल्कुल, जैसे वाइट शुगर होती है, रिफाइंड चावल हैं, आलू हैं, इस तरह की जो डाइट है उसको बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल से वाटर का इंटेक है, अगर आप मिल्क भी ले रहे हैं तो आप कर्ड ले सकते हो बिना मलाई वाला जमा हुआ। तो इस तरह से आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है आप तो और भी ज़्यादा आपको एक्सरसाइज की आवश्यकता है। बिल्कुल। डॉक्टर रतूड़ी, एक चीज़ और पूछनी थी आपसे कि कहीं ना कहीं जब एक फीमेल मेनोपॉज की तरफ बढ़ती है तो उस अवस्था में भी या उसके बाद भी कहीं ना कहीं पीसीओएस और पीसीओडी की समस्या देखने को मिलती है, या उस वक्त ये समस्या नहीं उत्पन्न होती? देखो, जो पीसीओडी है वो मैंने अभी आपको बताया कि ये चाइल्ड रिप्रोडक्टिव एज की डिजीज़ है, 15 to 35 या 15 to 44। लेकिन जो पीसीओएस होता है, अगर उसमें सिंड्रोम आ गया, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम आ गई, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया, इनफर्टिलिटी को तो क्या अफेक्ट करेगा, लेकिन जो कंसिक्वेंसेज हैं पीसीओडी के वो तो रहेंगे, वो हो सकते हैं उसके बाद। लेकिन ये वाला कि आपकी ओवरी में फॉलिकल्स नहीं बन रहे हैं, ये नहीं है, पीसीओडी नहीं। लेकिन पीसीओएस के जो सिंड्रोम्स हैं, रेस्ट ऑफ द सिम्टम्स वो रहेंगे, आपको मैनेज करना पड़ेगा उसको। वो बाद तक भी कई सालों तक कंटिन्यू रह सकते हैं। जैसे कार्डियक प्रॉब्लम है, ये रह सकती है, हाइपरटेंशन हो गया है,
शुगर का लेवल आपका बढ़ गया है, तो ये सब पीसीओएस है, या लिपिड का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया है, ये सब पीसीओएस के ही हैं। जिस तरह से बीमारी तेजी से बढ़ रही है और बच्चियों में भी देखने को मिल रही है, पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? क्योंकि खान पान से लेकर, और जैसे कि बच्चों की तनाव वाला जीवन आजकल हो रहा है, मोबाइल स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो पेरेंट्स की भूमिका क्या होनी चाहिए ताकि बच्चों में, लड़कियों में विशेष रूप से ये चीज़ें उत्पन्न ना हो? देखो, आजकल जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो गई है, और ये जो डिजीज़ है वो कब की है? टीन एज की, जिसमें आपकी बच्ची बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा अवेयर है समाज के लिए कि सोसाइटी क्या कहेगी, या मेरे बाल आ रहे हैं, या मैं मोटी हो रही हूँ। तो उसमें कुछ में से कुछ बहुत सारी गर्ल्स क्या होती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं। उनको नहीं पता ये पीसीओडी है, या अगर उसकी माँ अवेयर होगी तो उसकी माँ बता सकती कि नहीं, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती है। तो जो माँ का रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। माँ को सपोर्ट करना चाहिए अपनी बेटी को, कि अगर थोड़ा सा भी आपकी बेटी का वज़न बढ़ रहा है या वो डिप्रेशन में है, तो ये बीमारी ऐसी नहीं कि वो ठीक ना हो। ये पीसीओडी तो आराम से रिवर्सिबल हो जाती है। तो आपको अपनी बेटी की केयर करने की आवश्यकता है, टाइमली डॉक्टर्स को कंसल्ट करने की आवश्यकता है, उसकी डाइट का ध्यान रखना है कि वो क्या मंगा रही है या नहीं मंगा रही है, या टीवी, उसका मोबाइल का टाइम क्या है। तो माँ की 100% भूमिका है टीनेज में गर्ल्स के लिए। जी, पीरियड्स के समय अगर हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए, क्योंकि छोटे बच्चे कई बार नहीं रख पाते, या जब कामकाजी महिलाएं होती हैं वो नहीं रख पाती, तो हाइजीन कितना मैटर करता है इस समस्या को लेकर? क्योंकि कई बार हम नहीं ध्यान दे पाते, और क्या ये अगर हैबिट में तब्दील हो जाए तो वो कहीं ना कहीं इस बीमारी को हिंट देता है, या उस बीमारी की को बढ़ावा देने लगता है? नहीं, हाइजीन तो होना ही चाहिए, लेकिन हाइजीन का पीसीओडी से ऐसा मतलब नहीं है। लेकिन गर्ल्स के लिए क्या है कि जब वो मेंसेस, जब पीरियड्स रहते हैं, तो अपने पैड को चेंज करने की आवश्यकता होती है। और मार्केट में कई तरह के पैड आ रहे हैं आजकल। पहले जो हमारे पेरेंट्स होते थे या उस टाइम पे, सबसे अच्छा तरीका होता है कि वाइट कॉटन का क्लोथ बेस्ट, क्योंकि इसमें क्या है कि जो पैड होते हैं उसमें कई बार केमिकल्स होते हैं, तो आपको उच्च क्वालिटी का पैड, नैपकिन इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, जिससे कभी कभी इचिंग हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है। कुछ गर्ल्स ऐसे कि आलस्य के मारे नहीं चेंज कर रही हैं, तो आपको यूटीआई हो जाता है, सर्विसाइटिस हो जाता है, तो कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आपको हाइजीन की आवश्यकता है, हाइजीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्यूरिंग पीरियड्स। बिल्कुल। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और ये समस्या कहीं ना कहीं अगर महिलाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो किस तरह के बॉडी में, किस तरह के और भी कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं? क्या यूट्रस तक ही ये सीमित रहती है, या ओवरीज तक ही सीमित रहती है, या कहीं ना कहीं और परेशानियां भी ये क्रिएट कर सकती है? आप पीसीओडी की बात करिए ना, दोनों की अगर पीसीओएस जी। तो मैंने आप ये बताया कि ये ओवरी तक ही रहती है, लेकिन पीसीओडी है ओवरी तक। पीसीओएस तो आपके हार्ट को भी वो अफेक्ट कर रही है, आपको लिवर, किडनी, पूरे, वो तो पूरे मेटाबॉलिक आपका डिसऑर्डर हो गया है। तो इसके लिए आपको पहले ही कॉन्शियस होने की आवश्यकता है। जैसे ही आपको सिम्टम्स दिखते हैं, या आपकी पीरियड इरेगुलर हो रही हैं, आपका वेट बढ़ रहा है, तो आपको ये ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या कैंसर में भी कहीं ना कहीं तब्दील हो सकती है ये बीमारी? देखो, ये तो रिमोट है ना, ये हम नहीं कह सकते हैं कि पीसीओडी कन्वर्ट हो सकती है कैंसर में, लेकिन अगर आपको कार्डियक प्रॉब्लम है तो वो भी कम नहीं है। अगर वो डायबिटीज़ हो रही है तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है इसमें। एक चीज़ और यहाँ पर जानना चाहेंगे, कई बार लड़कियाँ क्या करती हैं कि या स्पोर्ट्स से जुड़ी होती हैं, या कोई फंक्शन है घर में, और पीरियड्स को स्किप करने के लिए या डिले करने के लिए या पहले लाने के लिए मेडिसिन का उपयोग कर लेती हैं, तो वो कितना सही है या कितना हानिकारक है, और क्या वो भी आगे चलकर इफेक्ट करता है ओवरीज को? देखो, क्या होता है कि अगर जो नेचुरल साइकिल है उसको हम कहीं ना कहीं अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, अगर एक दो बार किया तो ये बॉडी को इतना इफेक्ट नहीं करती है। लेकिन अगर आप बार बार कर रहे हैं तो इससे कईयों में माइग्रेन हो जाता है। कईयों में मैंने ये भी देखा कि स्पॉटिंग हो रही है। मेंसेस जब पीरियड्स आने होते हैं तो केवल एक स्पॉट है, फिर 2-3 दिन बाद फिर, तो साइकिल इनकी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि इस तरह की पिल्स ना लें आप बार बार। कईयों को कई हैबिचुअल होते हैं कि हाँ आज कीर्तन भजन है, फिर ले ली, फिर वो महिला ओबेसिटी हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी उनमें बढ़ जाता है। तो ये हार्मोनल पिल्स होती है ना, हार्मोन तो हमारी बॉडी को बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए होता है, और हम ज़बरदस्ती अगर ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है। हम योग की और एक्सरसाइज की, प्राणायाम की यहाँ पर बात करें तो ये कितने मददगार होते हैं डील करने में? जब पीसीओएस और पीसीओडी की बीमारी होती है तो कितना मददगार साबित होते हैं सब? देखो,
पीसीओडी का मेन रीजन स्ट्रेस भी है। कई लोग आपने देखा होगा कि स्ट्रेस में बहुत सारा खाना खाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है, ओबेसिटी हो जाती है अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। लेकिन अगर हम योगा करते हैं, हम फोकस कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम 50% हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है हमारे ब्रेन में, उसी से ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनिडोट्रोपिन हार्मोन ये रिलीज हो रहे हैं, तो ये बैलेंस हो जाते हैं। योगा का बहुत बड़ा रोल है इस तरह की जो फीमेल की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, या जो अन्य या डायबिटीज़ है, अन्य प्रॉब्लम्स हैं, योगा का मेजर रोल है। एक बार अगर पीसीओडी रिवर्स हो जाए या पीसीओएस ठीक हो जाए, तो क्या भविष्य में भी चांसेस होते हैं कि दोबारा महिला को वापस ही बीमारी हो सकती है, या एक बार अगर क्योर हो गया तो फिर नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी लड़की में है पीसीओडी, उसने अपनी डाइट मैनेजमेंट की, मेडिसिन ली, बिल्कुल ठीक हो गई, फिर वो जंक फूड लेने लग गई, फिर वही सेडेंटरी लाइफ स्टाइल आ गई, स्ट्रेस आ गया, तो ये फिर हो जाती है। ऐसा नहीं, फिर रिकरेंस हो जाता है उसका कि अगर आप फिर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यू वो जो आपकी लाइफ स्टाइल है वो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो आप हमारे दर्शकों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगी, खासतौर पर बच्चियों से लेकर और बढ़ती उम्र की महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि पीसीओएस और पीसीओडी की बीमारी हो ना, किस तरह की जीवन शैली अपनाएं, और अगर हो गई है तो किस तरह से अपने आप को अपने जीवन शैली को मेंटेन रखें ताकि इस बीमारी का मुकाबला किया जा सके? देखो, मैं बच्चियों के लिए ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ी, मैंने कई बच्चियों को देखा कि वो बहुत डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो आपको ये स्टिग्मा नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी डाइट पे ध्यान रखिए, अपनी अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इसमें। बाहर का जंक फूड मत खाइए। अगर आपका बहुत मन करता है तो आप सप्ताह में एक बार ले सकती हैं। और मैं माताओं को कहती हूँ कि अगर आपकी बेटी को किसी भी तरह के, अगर आपके मेंसेस इरेगुलर हो रहे हैं बेटियों के, तो एक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपनी बेटी की काउंसलिंग कीजिए कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये रिवर्सिबल हो जाती है। और अगर आपको पीसीओएस है तो आपको भी अपने मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। बिल्कुल हल्के में न लें कि अगर साल में आपके 6-7 पीरियड्स आ रहे हैं तो इस बात को बिल्कुल हल्के में न लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। 50% ट्रीटमेंट आपके हाथ में है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से जीते हैं। बिल्कुल डॉक्टर रतूड़ी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने इस विषय पर इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं संजीवनी का आज का भाग आप सभी को पसंद आया होगा और पीसीओएस और पीसीओडी की बीमारी को लेकर जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन्होंने जो सुझाव दिए हैं वो आप अपनाएंगे ताकि इस बीमारी को आप जड़ से हटा सके, रिवर्स कर सके, एक अच्छी जीवन शैली अपनाएं, खान पान पे ध्यान दें ताकि ये बीमारी आपके नज़दीक ना आ सके। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।